हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के ये पार्ट में आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने हमारा पूरा ये जो लेसन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन को कंप्लीट किया है। आज इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपने सब लोगों ने पहले ये टॉपिक ये जो लेसन है आपको रीड करना है, तभी ये एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ सकेंगे, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। दिस आर ओनली द गाइडलाइंस फॉर यू। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो इसके आंसर्स में, या आप आपके हिसाब से अगर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है अपना एमसीक्यू का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं पहले रीड करती हूँ क्या है क्वेश्चन। तो इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स पजेसेस, ए ऑप्शन है ओनली काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन है बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सी ऑप्शन है ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड डी ऑप्शन है नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन में देखा ही है, स्टार्ट में ही अपना ये टॉपिक हुआ है कि आइडियल गैस इक्वेशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं वो वेरी निग्लिजिबल रहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी निग्लिजिबल। तो निग्लिजिबल होने की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहने का सवाल ही नहीं होता है। तो देयर इज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वी से दैट द मॉलिक्यूल्स पजेसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी एज देयर इज़ नो इंटरैक्शंस, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, सो देयर इज़ ओनली एनर्जी नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। तो हियर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पोजेसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके। सेकेंड एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। मैं रीड करती हूँ सेकेंड एमसीक्यू। द मीन फ्री पाथ लैम्बडा ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय √2/π एंड डी स्क्वायर, 1/π एंड डी स्क्वायर, 1/√2π एंड डी स्क्वायर और 1/ फुल जो टर्म है वो रूट में है √2π एंड डी। ठीक है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड d इज़ द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये डायरेक्ट ही है, ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ही है अपना। ठीक है, तो इसमें कुछ सॉल्व वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। मीन फ्री पाथ इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? फिर मीन फ्री पाथ में डायरेक्ट ही ये अपना फॉर्मूला है, इट इज़ 1/√2π एंड डी स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट ही अपना फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो हियर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है लैम्बडा का फॉर्मूला? लैम्बडा इज़ नोन एज मीन फ्री पाथ, 1/√2π एंड डी स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट इज़ वी से दैट द ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आया? ये डायरेक्ट ही था, कुछ ज़्यादा ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं रीड करती हूँ। इफ़ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज़ डिक्रीज बाय 10%, अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, आइडियल गैस कंसिडर करना है, और इफ़ द प्रेशर इज़ डिक्रीज बाय एन 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल बी। ये ऑप्शंस दिए हैं। अब हमको ये इजी न्यूमेरिकल है, देखो थोड़ा सा इसमें। आइसोथर्मली मीन्स क्या है? आइसोथर्मली मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, वी नो दैट दिस। ठीक है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाले हमने पहले ही लेसन के स्टार्ट ही 3 लॉज देखे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गै-लुसाक लॉ। तो इसमें अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला लॉ यानी कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्या कहता है अपना बॉयल्स लॉ? P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगने वाला है। तो अब हम हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको पढ़ते हैं फिर से। इफ़ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज़ डिक्रीज बाय 10%, यानी सपोज कीजिए फर्स्ट इनिशियल प्रेशर है P1 और फाइनल प्रेशर है P2। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा है? देन इट्स वॉल्यूम विल बी, यानी इनिशियल वॉल्यूम है सपोज V1 और फाइनल वॉल्यूम है V2 और फाइनल प्रेशर भी है P2।
ठीक है, दैट वी हियर वी गेट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि इफ़ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय 10% आइसोथर्मली। अब प्रेशर, न्यू प्रेशर अपने को मिलेगा P2। ओरिजिनल प्रेशर को क्या किया है, ओरिजिनल प्रेशर है P1 या सॉरी इनिशियल प्रेशर है P1, अगर इसको डिक्रीज कर दिया है कितने परसेंट से, 10% से डिक्रीज किया है। ठीक है, तो क्या मिलता है, तो कैसा लिखेंगे फिर इसको, P2 इज इक्वल टू P1 माइनस 10% P1। ओके, तो 10% ऑफ P1, इसको परसेंटेज को निकालते हैं, 10/100 करते हैं इसको, इट इज़ इक्वल टू P1। सो वी गेट P1 माइनस वी गेट, अब 1/10 मिलता है, 1/10 यानी इट इज़ 0.1 P1। ठीक है, वी गेट न्यू प्रेशर P2 इज इक्वल टू P1 माइनस 0.1 P1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्या आता है देखो, देयरफॉर वी गेट P2 इज इक्वल टू, P2 की वैल्यू क्या आ जाती है, P1 माइनस 0.1 P1 मीन्स इट इज़ 0.9 P1। ठीक है, वी गेट फाइनल प्रेशर एज P2 इज इक्वल टू 0.9 P1। ठीक है, तो अब पॉइल्स लॉ क्या बोलता है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, तो अब इसमें जो हमको 0.9 P1 मिला है वो ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या मिलता है देखो, अब सब्सटीट्यूट करने के बाद में P1 V1 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या है 0.9 P1 और इंटू V2। ठीक है, तो P1 गेट्स कैंसल, वी गेट V2 इज इक्वल टू, V2 की वैल्यू क्या मिलती है 1/0.9 V1, ये मिल जाएगी आपको वैल्यू। ठीक है, 1/0.9 यानी ये बन जाता है 10/9, V2 इज इक्वल टू 10/9 V1। सो वी गेट V2 इज इक्वल टू 1.111 ऐसे मिलेगा इंटू V1। ठीक है, देयरफॉर वी गेट V2/V1 इज इक्वल टू 1.111। ठीक है, ये अपने को वैल्यू मिल गई है। अब हमको क्या निकालना है, न्यू वॉल्यूम को निकालना है, देन इट्स वॉल्यूम विल, ऐसा क्वेश्चन है अपने को। तो पहले प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम था V1, अब डिक्रीज कर दिया है प्रेशर बाय 10% से, तो न्यू वॉल्यूम क्या हो गया, तो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। तो परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम यहाँ पे मैं निकालती हूँ, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू, कैसा रहता है परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम था V1। ओके, ये समझ में आया, इंटू 100%। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं क्या करती हूँ, हमने लास्ट इसमें निकाला है देखो, V2/V1 इज इक्वल टू 1.111, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, देखो कैसा करते हैं। तो इट इज़ V2/V1 माइनस V1/V1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो V2/V1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, जो यहाँ पे हमने निकाली है 1.111 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, 1.111 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 0.111 इंटू 100। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वी गेट 11.11%। ठीक है, वी गेट दिस फाइनल आंसर। तो लेट्स सी ये ऑप्शन में है क्या, यस, यानी इट इज़ इंक्रीज बाय 11.11%। ठीक है, इंक्रीज बाय 11.11%। अब इंक्रीज बाय लिखा है, इंक्रीज यानी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V है रहता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया है, सॉरी प्रेशर को डिक्रीज कर दिया है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना।
तो हियर वी डिक्रीज द प्रेशर बाय 10%, सो देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम बिकॉज P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लिख रहा है इंक्रीज बाय 11.11%। हमने 11.11% तो निकाल लिया, इंक्रीज बाय ये कैसे आ गया समझ में आया होगा आपको। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V और P क्या कर रहे हैं, P यानी प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर P को डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। सो हियर द आंसर इज इंक्रीज बाय 11.11%, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आया ये। नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं, MCQ नंबर 4। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ती हूँ पहले जो MCQ है। तो इफ़ A is equal to 0.72 and R is equal to 0.24, then the value of TR is, TR की वैल्यू निकालनी है। तो A क्या है, A is the coefficient of absorption, R is the coefficient of R is the coefficient of, यहाँ पे R भी कोएफिशिएंट है। तो वी गेट A, वी हैव द फॉर्मूला A प्लस R प्लस और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन TR, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज़ TR, हैविंग द रिलेशन A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू 1। ये तो हमको मालूम है, ये रिलेशन इजी है। अब A की वैल्यू दी है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन A हैविंग द वैल्यू 0.72, ये वैल्यू आपको दी है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, इट इज़ 0.04 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन आपको निकालना है TR, इट इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ हियर वी गेट 0.72 प्लस 0.04 मीन्स इट इज़ 0.04 नहीं, सॉरी 0.24 है यहाँ पे, 0.96 प्लस TR इज इक्वल टू 1, दैट इज़ TR इज इक्वल टू 1 माइनस 0.96, दैट इज़ TR इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 0.04। दिस इज़ द आंसर। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 0.04। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, समझ में आया 4 नंबर का MCQ। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं, बहुत इजी था 4 नंबर वाला। तो अब 5th नंबर का MCQ देखते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल है। द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट 1327 डिग्री सेल्सियस एंड 527 डिग्री सेल्सियस इज। अब इमिसिव पावर का रेशो निकालना है ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और ये क्या दिए है, डिग्री सेल्सियस है, यानी ये 2 टेम्परेचर्स दिए हैं। ठीक है, तो इमिसिव पावर फॉर फर्स्ट टेम्परेचर लेट इट इज़ R1 एंड इमिसिव पावर ऑफ सेकंड टेम्परेचर लेट इट इज़ R2, और इसका रेशो आपको निकालना है। ठीक है, और वी नो दैट बाय स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, बाय स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ, स्टीफन्स, सॉरी यहाँ पे F चाहिए, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, बोल्ट्जमैन्स लॉ क्या है अपना, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, R इज़ प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉ अपने को यूज़ करना है। ओके, बट यहाँ पे जो वैल्यूज़ है डिग्री सेल्सियस में है दोनों को, पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेम्परेचर्स की वैल्यू को इन केल्विन। ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट फॉर टेम्परेचर T1 कितना है, इट इज़ 1327 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 273 को। ठीक है, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाता है, 1600 केल्विन। ओके, एंड T2 की वैल्यू लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू 527 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ इक्वल टू 527 प्लस 273 को ऐड करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 800 केल्विन। ओके, ये हो गया अपना, T1 मिल गया 1600, T2 मिल गया 800। अब बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ R इज़ प्रोपोर्शनल टू T 4th पावर ऑफ टेम्परेचर T। ठीक है, तो इसको राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ मैं, R1 अपॉन R2 का रेशो निकालना है, इट इज़ इक्वल टू T1 अपॉन T2
T1 रेस्ट टू द पावर 4, T2 रेस्ट टू द पावर 4। ओके, यही अपना लॉ है, डायरेक्टली मैंने लिखा है अभी यहाँ पे। तो क्या आ जाता है, R1 अपॉन R2 इट इज़ इक्वल टू T1 की वैल्यू है 1600 और T2 की वैल्यू क्या निकाली हमने 800 और रेस्ट कॉमनली लिखती हूँ यहाँ पे रेस्ट टू द पावर 4 लगे तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ये T1 अपॉन T2 रेस्ट टू द पावर 4। ओके, तो हियर वी गेट 8 2s are 16, that is 2 raised to the power 4, that is it is equal to 16 divided by 1, that is it is 16 upon 1। ठीक है, तो what is the ratio of R1 upon R2, it is equal to 16 upon 1। ठीक है, तो देखते हैं आंसर है क्या। yes there is a answer, ऑप्शन नंबर बी में है 16:1। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ करेक्ट ऑप्शन क्या है, फिर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आए, ये एमसीक्यू था। तो यहाँ पे अपना पूरा एमसीक्यू ख़त्म हो जाते हैं। पूरे एमसीक्यू बहुत इजी एमसीक्यू थे, आपको ये सब राइट डाउन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। मैं रीड करती हूँ। व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। ठीक है, क्या पूछा गया है, देखो मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज़ जो मीन स्क्वायर स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की, तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है तो वो मीन स्क्वायर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसमें क्या असर होगा, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट, व्हाट विल हैपन, ये निकालना है। तो आपको मालूम है कि ये हमारा बेसिक इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन m0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t मीन्स टेम्परेचर। v स्क्वायर क्या है, इट इज़ द मीन स्क्वायर स्पीड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो यही ऑप्शन है, इसलिए यही आंसर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इंक्रीज हो जाती है इन सेम प्रोपोर्शन विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर बिकॉज v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, ये यहाँ तक भी आपने लिखा तो भी चलेगा, ये आपके लिए था, रेफरेंस के लिए था। ठीक है, तो समझ में आया, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो मीन्स स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स, ये मैंने लेसन पढ़ाते समय ही लिया है, तो इस सिर्फ मैं ये आया है वापस, इसलिए मैंने आपको लिखा के दिया है। तो ये हमारा हुआ है, आप देखो ये लेक्चर में। ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। फर्स्ट, इट इज़ डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस, मीन्स वेदर द गैस इज मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। इट इज़ नोन एज एटोमिसिटी ऑफ द गैस। एंड थर्ड, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, दैट इज़ ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, वो रिजिड है कि नॉन रिजिड है, कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड रहता है। फर्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द गैस, सेकेंड, एटोमिसिटी ऑफ द गैस, एंड थर्ड, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ओके, सेकंड ये अपना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना। थर्ड जो क्वेश्चन है वो अगेन एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मैं पढ़ती हूँ पहले। राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब अपना 7 ग्राम ऑफ मास नाइट्रोजन गैस का मास दिया है 7 ग्राम, तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा ये राइट करना है। तो आपको मालूम ही है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन मैं पहले लिखती हूँ, गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है हियर, जो n क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ मोल,
इट इज़ इक्वल टू n है, और उसके फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इट इज़ डिनोटेड बाय m0, मॉलिक्यूलर वेट m0। ठीक है, तो गिवन क्या है अपने को, मास ऑफ गैस दिया है m इज़ इक्वल टू 7 ग्राम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना रहता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे मैं N2 लिखती हूँ, इट इज़ इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल, इतना रहता है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएंगे, n इज़ इक्वल टू m यानी 7/28, दैट इज़ वी गेट n इज़ इक्वल टू 1/4। बस सब्सटीट्यूट करना है अब ये n इज़ इक्वल टू 1/4 को, ये सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज़ वी गेट PV इज़ इक्वल टू 1/4 RT। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, लगे तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, PV इज इक्वल टू RT/4 इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, समझ में आया, इजी था ये भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पढ़ती हूँ, अगेन ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। देखो क्या है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एट a pressure of 10⁵ Newton per meter square, find the root mean square velocity of oxygen molecules। पहले तो क्या दिया है, देखो गिवन को लिखते हैं, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो इज इक्वल टू 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और प्रेशर कितना है, P इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इट इज़ डिनोटेड बाय VRMS को फाइंड करना है। डायरेक्ट ही है, अपने पास में फॉर्मूला ही है VRMS का। क्या है फॉर्मूला फिर, VRMS इज इक्वल टू √of 3p/ρ। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ये फॉर्मूला, आपको मालूम है P इज इक्वल टू 1/3 N/VM VRMS स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला था, और बाद में यही फॉर्मूला हम m/v में निकालते हैं, यानी अपना ओरिजिनल फार्मूला ये था, P इज इक्वल टू 1/3 N/v स्मॉल m VRMS स्क्वायर, ऐसा था। फिर m और n को कनेक्टेड हम कैपिटल M लिखते हैं, m इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम VRMS स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, और मास अपॉन वॉल्यूम रहता है डेंसिटी, दैट इज़ P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। ठीक है, तो VRMS की वैल्यू निकाली है हमने, इट इज़ इक्वल टू क्या आ जाते हैं, √3p/ρ। तो इसलिए ये अपने को फॉर्मूला मिला है। ठीक है, डायरेक्टली आपने यहाँ से भी स्टार्ट कर दिया तो भी चलेगा, तो बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करने, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल है, देखो 3 इंटू पी की वैल्यू है 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.44। इसको कैलकुलेट करना है आपको यूजिंग लॉग टेबल। तो डायरेक्टली मैं आंसर नहीं लिखती हूँ, अभी इतना ही टाइम नहीं है अपने पास में ईच एंड एवरी स्टेप कैलकुलेट करने का। तो आप यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 456.44 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 4 कैसा हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है। डिफाइन एथरमेनस सब्सटेंसेस एंड डायथरमेनस सब्सटेंसेस। एथरमेनस सब्सटेंस ये भी अपना डिटेल हुआ है, लगे तो आपको नहीं याद आ रहा है तो इसका भी वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो मेरा। एथरमेनस सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच आर लार्जली ओपैक टू थर्मल रेडिएशन, जो ओपैक एंड नॉन ट्रांसपेरेंट जो सब्सटेंस रहते हैं उनको एथरमेनस सब्सटेंस कहते हैं, और विच डू नॉट ट्रांसमिट द हीट एनर्जी इंसिडेंट ऑन देम, जो ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं हीट एनर्जी को, तो उसको क्या बोलते हैं, एथरमेनस सब्सटेंसेस। और उनके एग्जांपल्स क्या है, वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, मॉइस्ट
एयर आर द एग्जाम्पल ऑफ एथरमनस सब्सटेंसेस। एथरमनस यानी नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं जो रहते हैं उनको बोलते हैं ओपैक, ठीक है। और डायथरमनस सब्सटेंसेस यानी द सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशंस कैन पास इज नोन एज डायथरमनस सब्सटेंस। और कौन से हैं? ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्राई एयर आर द डायथरमनस सब्सटेंसेस, ठीक है। समझ में आया? ये अपना डिटेल हुआ है, देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसका लेक्चर, तो डायथरमनस यानी ट्रांसपेरेंट सपोज और एथरमनस यानी नॉन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो समझ में आया ये। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बीच में अपने थ्योरी क्वेश्चंस है 3 to 10 क्वेश्चन नंबर्स जो है वो थ्योरी क्वेश्चंस के हैं। और मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो लिया ही है लेक्चर में, आपको खुद ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो ही मैं इसको सॉल्व करके देती हूँ 3 to 10, क्वेश्चन नंबर 3 to 10। नहीं तो ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, सब लेक्चर में कवर कर दिया है मैंने। तो डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे अब 11 न्यूमेरिकल से लेकर 25 क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही, आप इसको राइट डाउन कर लो, ओके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।